हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज 23 अगस्त है और डेली करंट का तहलका मैं सुबह 6 बजे आपके सामने लेकर आता हूं। करंट अफेयर से रिलेटेड होकर के एक क्लास होती है मेरी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। मैं 10 से 11 12 क्वेश्चन में आपको प्रॉपर तरीके से हर एक क्वेश्चन को डीपली वाइज समझाता चल रहा हूं, क्योंकि कल भी मैंने भी पिछले 3 से 4 दिनों की करंट अफेयर आपके सामने रखी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिस बच्चे ने नहीं देखी वो प्रॉपर तरीके से जाकर के देख सकता है। कम से कम आध घंटे की वो क्लास है और हर क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है, जो कि आने वाले सभी, जैसे कि एग्जाम आपके थ्रू एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, किसी भी बैंक से रिलेटेड कोई भी आप तैयारी कर रहे हो, एनडीए से रिलेटेड है, स्टेट पीछे तक की आपको जानकारी देता हूं अपनी करंट अफेयर में। ठीक है, यह डेली करंट का जो तहलका मेरी क्लास होती है सुबह प्रातः 6 बजे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में, उनकी सूची प्रॉपर तरीके से 1 तारीख से और आज तक के सभी दिवसों के बारे में रिपीट करवाता हूं सुबह 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 या स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 1 अगस्त को वर्ल्ड लंच डे होता है, मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कई बार बताया हुआ है। नेक्स्ट है 2 अगस्त को राष्ट्रीय मित्रता दिवस। उससे आगे नाइजीरिया का स्वतंत्रता दिवस 3 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। नागासाकी आपको पता होगी 9 अगस्त को होता है, जो कि जापान के शहर हैं दोनों। 9 अगस्त को ही विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, इनके बारे में जिक्र कर चुका हूँ 9 तारीख को ही। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस मनाते हैं, हालांकि 8 अगस्त को शुरू हुआ था, लेकिन मनाते 9 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है, किसके ऊपर मनाया जाता है ये आपको पता होनी चाहिए। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। वहीं 15 अगस्त को हमारा भारत का अब की बार 75 वर्षगांठ बनाई थी। ठीक है, हर घर तिरंगा ये योजना चलाई थी 3 दिनों के लिए, आपको पता होगी खूब अच्छे तरीके से। उसी आगे चले कि 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस होता है। और आज है 23 तारीख। 23 तारीख को दास व्यापार उसके उन्मूलन के संवरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है 23 अगस्त के दिन। ठीक है, और भी जो दिवस रह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से मैं बीच में क्लासेस में करवा चुका हूँ पीछे। ठीक है, जो मैंने 4-5 दिन की क्लासेस करवाई हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे भाइयों को, धुरंधरों के लिए। सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलने का फैसला किया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सरकार ने किया है सेंटर से। ठीक है, बेंगलोर का, तेलंगाना, लक्षद्वीप या चंडीगढ़? तो आपको राइट आंसर हो जाता है डी, चंडीगढ़। जो हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसका नाम बदल कर रही है, इसका नाम भगत सिंह नाम रख रही है, जिसमें हरियाणा की और पंजाब की सरकार है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने वाला दोनों ही सरकारें सहमति हो गई है, और हवाई अड्डे को शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हरियाणा और पंजाब के बच्चे जो भी देख रहे हैं मेरी क्लास को, उनके लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, दोनों की राजधानी दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ है, तो ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अन्य निर्णय में पंजाब के राज्यपाल ने पंजाब राज्य विधानमंडल, इसके साथ साथ पेंशन और चिकित्सक सुविधाएं नियमन संशोधन विधेयक 2022 को अपनी स्वीकृति दे दी है। ये पंजाब के अंतर्गत हुआ है। यह मुख्यमंत्री के साथ पूर्व विधायकों के लिए कई पेंशन को सीमित कर देगा और इससे 5 साल में लगभग 100 करोड़ की बचत होगी। ये पंजाब की विधानमंडल में पास हुआ है। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। वहीं थोड़ी सी एक और बात करूंगी, पंजाब के हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? एक तो बठिंडा हवाई अड्डा है, जो कि घरेलू है, अपने राष्ट्रीय में चलता है। ठीक है, सहाने वाला हवाई अड्डा लुधियाना घरेलू है। ठीक है, पठानकोट हवाई अड्डा पठानकोट के अंतर्गत है, और पटियाला हवाई अड्डा पटियाला के अंतर्गत है। वहीं हरियाणा के अड्डा की बात करूं तो शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट, जो नाम चंडीगढ़ था, वो अंतर्राष्ट्रीय है। हिसार हवाई अड्डा हिसार फ्लाइंग स्कूल एंड क्लब के अनुसार है ये हवाई अड्डा, और करनाल हवाई अड्डा करनाल फ्लाइंग स्कूल के लिए माध्यम। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कौन से एक भूल गया, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर के अंतर्गत है, ये अंतर्राष्ट्रीय है। इसी प्रकार से शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय है। आप इन दोनों को याद कर लेना, प्रॉपर तरीके से यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भाइयों। अंतिम पंगाल सोफिया, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बुल्गारिया में हो रहे अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है? अभी तक की अंडर 20 के अंतर्गत कोई भी महिला इस वर्ग के अंतर्गत गोल्ड नहीं लेकर आई है। तो ये लड़की आपके सामने, जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखती है, अंतिम पंगाल सोफिया,
तो यह स्वर्ण पदक लेकर आई है। बी इज द राइट आंसर हो जाता है। गोल्ड मेडल मारा है इस लड़की ने 53 केजी के वर्ग में या कैटेगरी में। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं कि इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की एटलिन सगाएवा को हराया। आपसे पूछ सकता है किसके विपरीत खेली थी। ठीक है, भारत ने अंडर-20 विश्व चैंपियन में महिला कुश्ती में भी कभी कोई स्वर्ण पदक नहीं जीता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहां से। ठीक है, अंडर-20 चैंपियनशिप चल रही है और कजाकिस्तान के सामने जो विपरीत खिलाड़ी थे उसको हराया है। अंतिम पंचाल एक पहलवान है जो भारत के हरियाणा राज्य में ताल्लुक रखती हैं। सोनम मलिक वहीं प्रियंका दोनों 62 केजी और 65 वर्ग में रजत पदक जीत कर आई हैं, सिल्वर मेडल प्राप्त करके लाई हैं। प्रॉपर तरीके से आपसे पूछ सकता है, मैंने सारी चीज आपके सामने रख दी है। ठीक है, और भी जो भी डिटेल आएगी मैं रोज पर डे सुबह करंट अफेयर में करवाता चलूंगा। नेक्स्ट है, किस देश ने 1 लाख से अधिक ODF प्लस गांवों की उपलब्धि हासिल की है। मतलब शौचालय, जो सोच के ऊपर है। ठीक है, शौचालय मतलब खेतों में जाते हैं, वो अभी भी जा रहे हैं, तो उस चीज को लेकर के अभियान चला गया। तो कौन सा देश है, वो अपना भारत है। ठीक है, भारत देश ने 1 लाख से अधिक ODF प्लस गांवों को उपलब्धि हासिल कर ली है। आइए इसके बारे में थोड़ा और चर्चा कर देता हूँ। शीर्ष 5 ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जो तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में अधिकतम गाँव में OD मतलब खुले में शौच मुक्त प्लस घोषित किया गया है। इन 5 राज्यों को आपसे पूछ सकता है, जो भी तेलंगाना का, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का बच्चा, वहां से क्वेश्चन उनके लिए प्रॉपर जो उनके अपने स्टेट के एग्जाम होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसमें ODF प्लस गांव अपना ODF दर्जा बनाए हुए है। इसके अतिरिक्त इन गांवों में ठोस या तरल कचरे की प्रबंधन की व्यवस्था है। 2014 में पीएम मोदी ने देश को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन अभियान शुरू किया था। आपको पता है कि 2 अक्टूबर 2014 को, 2 अक्टूबर वहीं 2019 को ग्रामीण भारत खुले में शौच मुक्त ODF नाम से ये जारी किया गया और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण में 2020 में मंजूरी दी गई। इसी प्रकार से SBMJOY की दूसरे चरण सभी प्रकार के कचरे उचित प्रबंधन के बारे में उचित किया गया था। ये सभी चीज सूचित या प्रबंधन, इन चीजों को लागू किया गया था। मोस्टली ये चीज है। ठीक है, कुल मिलाकर खुले में शौच मुक्त कर दिया है अपने भारत के अंतर्गत 5 राज्यों में प्रॉपर, मैं जो आपको बता चुका हूं। ठीक है, वहीं पेयजल और स्वास्थ्य विभाग ने एक गांव को ODF प्लस घोषित करने की प्रक्रिया को मध्यवर्ती चरणों में शुरुआत की है। कम से कम एक गांव तो हो। ठीक है, एक गांव को देखकर दूसरे गांव, इसी प्रकार से पूरा देश शौच मुक्त अभियान हो जाए, खुले में शौच जो हो रहा है वो मुक्त हो जाएगा। अभी भी है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी मंकी पॉक्स परीक्षण किट लॉन्च किया है। तो ये रशिया, ब्रिटेन, भारत, चीन। तो भारत ने किया है मंकी पॉक्स के लिए, जो एक वायरस है, ठीक है, संक्रमण रोग है, जो कि WHO ने ठहराया था। कुछ दिन पहले मैंने मंकी पॉक्स के ऊपर विश्व अफेयर के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से बताया है मंकी पॉक्स कहां पर, किस प्रकार से, कब आया, सबसे पहले पूरी हिस्ट्री खोजी, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। नहीं पता तो मंकी पॉक्स अमित चौधरी के नाम से आ जाएगा, प्रॉपर तरीके से देख सकते हो। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से विकसित पहली RTI PCR किट आंध्र प्रदेश मेडिटेक जोन, जो कि AMIZ फुल फॉर्म देख लेना इसकी, लॉन्च किया गया है। और केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद ने किट का अनावरण किया है, जिसे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल द्वारा विकसित किया गया है। आपसे पूछ सकता है किसके द्वारा विकसित किया गया है, वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी प्रकार WHO ने मंकी पॉक्स संक्रमण को अंतरराष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। मैंने पहले ही बता दिया है। यह किट संक्रमण वाला का पहले पता लगाने और बेहतर प्रबंधन में मदद करेगी, जो कि भारत ने ये लॉन्च किया किट को। ठीक है, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए मैं कन्वर्ट करके दे देता हूं। मंकी पॉक्स के बारे में थोड़ा मैंने लिखा है कि मंकी पॉक्स जो है एक वायरल है, ये वायरल नहीं है, वायरल है, जेनेटिक बीमारी है जिनमें लक्षण चेचक के समान जो स्मॉल पॉक्स होती है। हालांकि यह रोग चिकित्सा रूप में काफी कम गंभीर है। यह मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। तो यह परिवार के पॉक्स विरिडे में आर्थ्रोपक वायरस जीनस का सदस्य होता है। ठीक है, इस बीमारी जो साइंस से हैं, साइंस साइड से, उन बच्चों को पता होगी बायोलॉजी के। इस बीमारी को मंकी पॉक्स कहा जाता है क्योंकि यह पहली बार 1958 में बंदरों की कॉलोनी में पाया गया था और बाद में 1970 में 1900 में पाया गया था। ठीक है, वायरस के लक्षण आमतौर पर 6 से 13 दिन तक दिखाई देते हैं। आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहे होंगे इस प्रकार से। ठीक है, और मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके अपने भाई को यहाँ दे दी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ग्रामीण उद्यमी परियोजना का दूसरा चरण किसके द्वारा सेवा भारतीय और युवा विकास सोसाइटी के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। NSDC, BSF, FCRPF, नन।
तो एनएसडीसी से हाथ मिलाकर के ये साझेदारी शुरू की गई है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं, एनएसडीसी यह हिंदी में बताऊं कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है। ठीक है, इसे आदिवासी समुदायों के समावेशी और सतत विकास के लिए कौशल प्रशिक्षण बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों में मतलब इनके जो मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी, जो जनजाति मामलों को देखते हैं, उनके मंत्री अर्जुन मुंडा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर दी है। ग्रामीण उद्यमी परियोजना, यह एक अनूठी बहुकौशल परियोजना है जिसे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा वित्त या जो एनएसडीसी मैंने लिखा हुआ है द्वारा वित्त पोषित किया गया है। इसमें मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्र को प्रशिक्षित करने की ठाना है। यह 6 राज्यों में लागू किया जा रहा है, जिसमें से महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, गुजरात में यह लागू की गई है। इस अवधारणा को केंद्रीय राज्य मंत्री जो कि राजीव चंद्रशेखर और आदिवासी सांसदों द्वारा कार्यान्वित किया गया है। टोटल 6 राज्यों में ये प्रॉपर तरीके से चला गया है। ठीक है, आपकी सारी चीज मैंने बता दी है, कौन है, क्या है, कहां पर लागू किया है, कितने चीज कितनों पर है, कितनों को बजट है। ठीक है, सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैयद सिबते रजी का हाल ही में निधन हो गया। ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा किस राज्य के पूर्व राज्यपाल रहे हैं या हैं अब रहे थे पूर्व, और अब किसके थे, ये सभी चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये राजस्थान, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश पूर्व राज्यपाल की पूछे तो ये झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह वह झारखंड मतलब ये जो अभी निधन हुआ है झारखंड के पूर्व राज्यपाल रहे हैं। उन्होंने असम के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उन्होंने 2004 से 2009 तक झारखंड के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। वह कांग्रेस से जुड़े थे। उन्होंने लखनऊ में अंजुमन अदब ए अतकल नाम से एक सामाजिक संस्कृति संघ का गठन किया था। आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कहां पर शुरू किया गया, या फिर अंजुमन अदब ए अतकल नाम से एक सामाजिक संस्कृति संघ को गठन करने वाले कौन इंसान थे, कौन से राज्यपाल थे, या किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं जिनका निधन हो गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। आपको सभी चीज से रूबरू में करवाता चल रहा हूं ताकि कहीं से भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो आपके माइंड में क्लिक कर दिया जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन पूछ बैठा। ठीक है, और नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस देश ने यूरोपीय संघ के उन्नत निगरानी मतलब जिसको एडवांस सर्वाइलेंस बोला जाता है ढांचे से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो ये स्पेन है, इटली है, ग्रीस है, स्विट्जरलैंड है। तो आपके सामने दिख रहा होगा ग्रीस है, यूरोप का हिस्सा है, इसको दक्षिण यूरोप के अंतर्गत यह स्थित है ग्रीस। ठीक है, इसके बारे में काफी चर्चा मैं करूंगा अभी आने वाली स्लाइडों में। जो ग्रीस के प्रधानमंत्री जो पीएम है उनका नाम है क्यारिकोस मित्सोताकिस ने घोषणा की कि यह नीति निर्माण में अधिक स्वतंत्रता देगा और 12 वर्षों के दर्द को समाप्त करेगा। काफी लंबे समय से ये चलता आ रहा है। ठीक है, 2010 में पहले बेल आउट के बाद ग्रीस ने पेंशन में कटौती, खर्च की कमी, कर में वृद्धि और बैंक नियंत्रण को लागू किया है। और ग्रीस के आर्थिक विकास नीति 2018 में लगातार नजर आ रखी है। ठीक है, मतलब बढ़ता जा रहा है। ढांचे में बाहर निकलने से ग्रीस को निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग हासिल करने में मदद मिलेगी और निगरानी ढांचे का उद्देश्य स्थायी आर्थिक विकास का समर्थन करने के लिए आर्थिक कठिनाइयों के संभावित स्रोतों और संरचनात्मक सुधारों से निपटने के लिए उपायों को अपनाने की सुनिश्चित करना है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं बता दूं अपने भाइयों को ग्रीस कहां पर है, ग्रीस के बारे में, ग्रीस देश के बारे में। यह दक्षिण पूर्व यूरोप का एक देश है। यह अल्बानिया, उत्तर मैसेडोनिया, बुल्गारिया, तुर्की के साथ भूमि साझा करता है या सीमा साझा करता है अपनी। ठीक है, कौन? ग्रीस। ग्रीस जो कि भूमध्य सागर बेसिन में इसकी सबसे लंबी तटीय रेखा है। आपको पता होनी चाहिए भूमध्य सागर कहां पर, यूरोप में और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है। आपको पता होनी चाहिए, इसी में ही नील नदी आकर गिरती है। ठीक है, नील नदी का वरदान किस देश को कहा जाता है आपको पता होनी चाहिए इस चीज के बारे में। अगर नहीं पता इन चीजों के बारे में प्रॉपर तरीके से विश्व अफेयर में पढ़ाता हूँ। ठीक है, सभी चीजें मैंने पूरी डिटेल में आपको बता रखी है। ठीक है, जो कि क्यूरोकोसी मित्सोताकिस वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं कहाँ के, ग्रीस के, और एंथस इसकी राजधानी है और इसकी जो मुद्रा है वह पूर्व। ठीक है, मैंने देख लेना आप प्रॉपर तरीके से आपके सामने मैंने डाल रखा सभी चीजों, राजधानी हो, पीएम हो, या वहां की मुद्रा हो, या कहां पर स्थित है, आपको प्रॉपर तरीके से पता चल गई है। नेक्स्ट चलते हैं, किस बैंक ने भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता, सुदृढ़ता शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो आपके सामने दिख रहा है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत
आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसी ने ही भारतीय बैंकों का सुशासन, दक्षता और सुदृढ़ता को देख करके एक रिपोर्ट जारी की है। आइए इसके बारे में बता देता हूं, बच्चों के लिए जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी। इस रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के वर्षों में भारत में बैंकों ने सुशासन मानकों का पालन करने में महत्वपूर्ण प्रगति की, और लेकिन अनुपालन का वर्तमान स्तर मौजूदा सुशासन संरचना को सामाजिक रूप से कुशल के रूप में चिन्हित करने में पर्याप्त नहीं है। यह रिपोर्ट 2008, 9, 17, 18 के प्रत्येक बैंकों को वार्षिक रिपोर्ट में आधारित है। इस रिपोर्ट में कॉर्पोरेटिव सुशासन पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली जो कि 2008, 9, 2012, 13 तक मजबूत थी, परिसंपत्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता गिरावट 2013 और 14 में सामने आई। ठीक है, इंपोर्टेंट है, कब कहां क्या चीज से गुजरे हैं ये आपके सामने मैं बता रहा हूं। पिछले कुछ वर्षों में निजी बैंकों ने अपनी सुदृढ़ स्थिति को सुधार में दिखाया है। हालांकि जो प्राइवेट बैंक होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक गवर्नमेंट है बैंकों के लिए निम्न स्तर की सुदृढ़ता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। ये इंपोर्टेंट है। यह नोट करता एक बात है कि शासन और सुदृढ़ता के आयोग में बैंकों की नीतिगत प्राथमिकताओं में ध्यान देने की योग्य विषमताएं मौजूद हैं। देखिए रिपोर्ट के अनुसार निजी बैंक जो होते हैं, जो प्राइवेट बैंक होते हैं, वे लेखा परीक्षा कार्य में संबंधित सुशासन मानदंडों का पालन करने हैं, और इसके बाद में जोखिम प्रबंधन के और बोर्ड में प्रभावशीलता अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है उन्होंने। लाभ जो कि ये मतलब कुल मिलाकर बताऊं कि गवर्नमेंट सेक्टर से अच्छे हैं प्राइवेट भी। लाभ पूरा बैंक पूंजी बफर बनाए रखने के झटके को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत है, और जो असुरक्षित प्रभाव को कम कर सकते हैं। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, कहीं भी किसी प्रकार से आपको कोई भी समस्या आए मुझे पूछ सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, ये मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके सामने रख दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस दिन को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 अगस्त को, 26 अगस्त को, 21 अगस्त को, तो 20 अगस्त को। 20 अगस्त को ही जिसकी जन्म राजीव गांधी की जन्म तिथि होती है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है, इसमें इसके बारे में थोड़ा और मैं बता दूं कि 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। या प्रधानमंत्री राजीव गांधी जयंती भी होती है इस दिन। ठीक है, इनकी मृत्यु 21 मई 1991 को हुई थी, आपको पता होगी, नहीं पता तो मैंने बता दी। ठीक है, अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 में मनाया जा रहा है। यह भारतीय अक्षय ऊर्जा के मनाया जा रहा है, मतलब 2004 से इसके विकास की जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को मुख्य उद्देश्य है अक्षय ऊर्जा का उपयोग में बढ़ावा देना। एक बात और बताऊं कि इस वर्ष में राजस्थान और गुजरात ने 31 जनवरी 2022 तक सबसे ज्यादा या सबसे अधिक नवीकरणीय क्षमता मतलब क्रमश 4.8 गीगावाट और 2.4 गीगावाट जोड़ी है। इंपोर्टेंट इंप्रूवमेंट की है। ठीक है, ऊर्जा को लेकर के जून 2022 तक भारत की अक्षय ऊर्जा दक्षता 114.07 गीगावाट थी। भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा हासिल कर ली। अक्षय ऊर्जा में कौन कौन सी ऊर्जा आती है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, इसी के अंतर्गत है या इसी के उदाहरण होते हैं। किसके? अक्षय ऊर्जा के। ठीक है, इंपोर्टेंट है, 20 अगस्त को बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डीसीजीआई वेणुगोपाल सोमानी का कितने महीनों का कार्यकाल के लिए बढ़ा दिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेणुगोपाल जी सोमानी। अब ये कौन, इसके बारे में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। इनका कार्यकाल प्रॉपर तरीके से 3 महीने के लिए या 3 मंथ के लिए आगे बढ़ा दिया गया, आपके सामने दिख रहे होंगे इसको मसूके को पहनते हुए। ठीक है, ये जो वेणुगोपाल सोमानी है, इनका कार्यकाल 15 अगस्त को ही समाप्त हो गया था। उनका कार्यकाल 3 महीने अगले मतलब अगले आदेश तक, कुल मिला के 3 महीने तो वैसे ही मतलब अगले आदेश तक ये ठहर रहेंगे, अपनी पोजीशन पर रहेंगे। ठीक है, ये एक औषधि महानियंत्रक होते हैं जो डीसीजीआई होते हैं ना ये। तो डीवी सोमानी जो है 14 अगस्त 2019 को 3 साल के लिए भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के रूप में नियुक्त किए गए थे। और भारत के औषधि महानियंत्रक केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का विभाग का प्रमुख होते हैं। ये कौन? जो सोमानी साहब इसी समय। डीसीजीआई ने हाल ही में शुरुआत स्तन कैंसर के उच्च जोखिम वाले, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्होंने क्या काम किया? स्तन कैंसर के उच्च जोखिम वाले रोगियों के लिए एस्ट्रोजेने की दवा लीनपर्जा को मंजूरी दी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। भारत के औषधि महानियंत्रक देख लो, यह भारत में दवाओं का निर्माण, आयात, बिक्री, वितरण के लिए मानक स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन? ये जो आपके सामने सोमानी साहब है इस समय। यह रक्त उत्पादकों, टीकों, सीरम आदि सही दवाओं को निर्दिष्ट श्रेणी को लाइसेंस मंजूरी कर देते हैं। मतलब कोई भी दवा लाए, कोई भी चीज लॉन्च हो रही है औषधि से रिलेटेड, तो सबसे पहले यही उनका जांच पड़ताल करते हैं और फिर लॉन्च करते हैं पूरे भारत के अंतर्गत। आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों के लिए, पिच ब्लैक हवाई
युद्ध अभ्यास का मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, आपको दिख रहे होंगे। हवाई अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है इसकी मेजबानी। ठीक है, हवाई युद्ध अभ्यास चलने वाला है, इसमें हमारे भारत के वायुयान जो होंगे वो हैं सुखोई 30, MKI लड़ाकू जेट, 2C-17 विमानों के साथ पिच ब्लैक अभ्यास शामिल हुई। और यह ऑस्ट्रेलिया में 17 देशों का हवाई युद्ध अभ्यास है, जिसकी मेजबानी रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना RAAF, ठीक है, ये कर रही है, दोबारा की जा रही है। और इस अभ्यास में 17 जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, UAE, अमेरिका, UK के 100 से अधिक विमान, 2500 वायुसेना की काफी मात्रा में भाग ले रहे हैं। 17 देशों के सभी वायु विमान भाग ले रहे हैं इसके अंतर्गत, जिसका नाम है पिच ब्लैक। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पिच ब्लैक किस किस के देशों के बीच में कहां पर हुआ, आपसे पूछ सकता है। भारत के कौन कौन से वायुयान गए हैं, यहां से क्वेश्चन उठ सकता है प्रॉपर तरीके से, जो भी बच्चा NDA एयरफोर्स से रिलेटेड तैयारी कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ मेरी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और आशा करता हूं अपने भाइयों को कि मेरी ये क्लास, मेरा ये सेशन बहुत ही अच्छा हुआ होगा, और हर क्वेश्चन आपको डीपली तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। और इसी प्रकार से प्रातः सुबह 6 बजे मेरी करंट अफेयर आ जाती है, और आप किसी भी पेपर में को लेकर के मेरी करंट अफेयर को देख सकते हैं। ठीक है, तो विदा लूंगा। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।